हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अभी थोड़ा सा बारिश हमारे यहाँ दे रहा है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करना, ठीक है। तो चलिए हम अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये सभी बोर्ड्स के लिए ही है, जो सभी स्टेट्स बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड्स सबके लिए ही है। एंड अभी सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो ये टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगा, जो कि अभी देखिए आप लोग 18 ईयर्स नहीं हुए, ठीक है। अभी आप लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका क्लास 12 ख़त्म होगा तब आप शायद आप लोग आपका एज 18 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आप लोगों में से कुछ है जिनका अभी 18 प्लस हो गया है, बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए। जब आपका 18 होगा ना तब आप वोट देंगे, ठीक है। आई होप यू नो। तो आपका जब आपका ठीक है, आप जो वोट जो देंगे इसे कहते हैं इलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। वोट देंगे, वोट के बाद कोई 2 मिनिस्टर रहेगा, मान लीजिए 2 मिनिस्टर है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, दो पॉलिटिकल पार्टी है, तो एक है बीजेपी, दूसरा है कांग्रेस, ठीक है। उस दोनों में से जब हम किसी एक को हम लोग तो देखिए इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कुछ लोग बीजेपी को वोट करेंगे, कुछ लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो पार्टी जीतेंगे, जिसका वोट ज़्यादा होंगे वही पार्टी जीतेगा, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि ये सब हम लोग जो वोट देंगे जाके, इसके बाद जो मिनिस्टर जीतेंगे, ये सब क्या है, ये सब इलेक्शंस है, ठीक है। यानी यहाँ पर बोला है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हम इलेक्शंस क्यों दे, ठीक है। इलेक्शंस का क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पहला टॉपिक में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या नहीं। तो आप लोग को प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया। जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो इलेक्शंस क्या है, एक डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है इलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इसके पहले हमें समझना होगा कि इलेक्शंस का फंक्शन क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू पीपल। हम लोग जो क्या है कि सभी पीपल्स को, सभी लोगों को वो एक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर एंश्योर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। जो पावर है वो एकदम पीसफुल, शांति से जो पावर है वो ट्रांसफर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है गिव पीपल द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। पीपल को क्या करे, राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट। अपने गवर्नमेंट को एक राइट चाहिए कि उसको चूज करे, ठीक है। नेक्स्ट है मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सब कुछ एकदम सही से हो, एक स्टेबल तरीके से हो, उसे हम कहते हैं मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है। विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन। अगर इलेक्शन ना हो, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन। अगर इलेक्शंस ना हो तो डेमोक्रेसी फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। आई रिपीट, विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स इलेक्टेड पर्सन्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन मीन्स है इलेक्टेड पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो पर्सन इलेक्ट होगा, मान लीजिए कांग्रेस जीत गया, ठीक है। जस्ट एज एग्जांपल, आई नो आप लोगों से किसी को पसंद है बीजेपी पार्टी, किसी को पसंद है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें से आप लोगों को कोई भी पसंद आ सकता है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कांग्रेस जीत गया, दोनों एक इलेक्शन में दोनों मिनिस्टर्स में मान लीजिए कांग्रेस जीत गया, ठीक है। तो कांग्रेस क्या है, एक इलेक्टेड पार्टी बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये समझने के लिए हमें पता करना होगा ये टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का टाइप्स क्या है, ठीक है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ए जियोग्राफिकल एरिया इंडिया फॉलोज दिस। मतलब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ए जियोग्राफिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, मान लीजिए जो लोग ट्राइबल एरियाज जो लोग रहते हैं, जो एसटीज जो जिनका कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, तो इन लोगों का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ए जियोग्राफिकल एरिया। जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जो किसी को बनाते हैं, जिसको इलेक्ट करते हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। फिर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है पीआर सिस्टम, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये सेम बातें ही कहा था, ठीक है। जो आप लोगों का जुडिशियरी चैप्टर में है, मैंने ऐसे ही बात किया था। तो आप लोग प्लीज़ उस चैप्टर को फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो पीआर सिस्टम है, सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय पार्टीज। टोटल वोट्स जो है वो पार्टीज में जो
सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उससे पता चलता है कि पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि आपका टॉपिक नंबर 3 है। इलेक्टोरल सिस्टम्स में क्या है? एन इलेक्टोरल सिस्टम इज ए मेथड बाय व्हिच रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे उसे कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम्स। इलेक्टोरल सिस्टम में टोटल दो पार्ट्स है। जैसे पहला है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम एफपीटीपी एंड दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर, ठीक है। ये दोनों एक सिस्टम से जो दो पार्ट्स है। अब हम इस दोनों पार्ट्स का एक एक करके फीचर्स जानेंगे, मेरिट्स जानेंगे, डिमेरिट्स जानेंगे। मेरिट्स मतलब है एडवांटेज, इसका अच्छा ही क्या है, और डिमेरिट्स मतलब है डिसएडवांटेज, इसका बुरा ही क्या है, ठीक है। इंडिया यूजेस दिस सिस्टम फॉर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। तो इंडिया क्या करता है? एफपीटीपी सिस्टम को इलेक्ट करने के लिए इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा को इलेक्शंस बैठाते हैं, ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम का फीचर्स क्या क्या है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो कंट्री होगा इसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब छोटे छोटे यूनिट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। एक छोटा सा यूनिट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स विंस। जो कैंडिडेट होगा वो हाईएस्ट वोट्स जीतेगा, ठीक है। नॉट नेसेसरीली द मेजोरिटी। मेजोरिटी से नेसेसरी मैटर नहीं करते। फिर इसका चलिए जानते हैं मेरिट्स क्या है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो एफपीटीपी सिस्टम है ना वो एकदम सिंपल है एंड इजी है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर स्टेबल गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है एकदम स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसका जो लिंक है इसका वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव से लिंक हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब जानते हैं डिमेरिट। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिमेरिट्स में जब हम जाएंगे तब है विनर मे नॉट गेट मेजोरिटी वोट। जो विनर है वो मेजोरिटी से वोट से नहीं जीत सकता, ठीक है। इसका यही डिमेरिट्स है। फिर ये सिमिलर पार्टीज मे नॉट गेट फेयर रिप्रेजेंटेशन। जो सिमिलर पार्टी और फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि है आप लोगों का पीआर सिस्टम, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फीचर्स क्या क्या है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू वोट परसेंटेज। तो जो सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अकॉर्डिंग टू वोट के परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट यूज्ड इन राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये जो पीआर सिस्टम है वो बेसिकली राज्यसभा में प्रेसिडेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में ये वोट होता है, ठीक है। फिर ये मेरिट्स चलिए जानते हैं। ये क्या है? ये एक फेयर रिप्रेजेंटेशन से, ये एक माइनॉरिटी ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसका डिमेरिट्स चलिए जानते हैं। डिमेरिट्स में है कोएलिशन गवर्नमेंट्स, ठीक है। फिर है वीक वोटर रिप्रेजेंटेशन कनेक्शन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो टॉपिक नंबर 4 है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है छोटा सा यूनिट। देखिए इधर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी इज जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम व्हिच रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा उससे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। जिस जियोग्राफिकल एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल इलेक्ट होगा उससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए टाइप्स इन इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या क्या टाइप है? जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दूसरा है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई होप यू विल नो दैट जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है। जैसे जिसका कास्ट जनरल है उनको जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंडर वो लोग आएंगे। फिर है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो लोग एसटी है, शेड्यूल कास्ट, फिर है एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन एंश्योर्स पॉलिटिकल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। तो जो रिजर्वेशन जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन के लिए ये बना है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इसलिए रिजर्वेशन है। एंड में रिजर्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में ऑलरेडी बताया है, बट शायद वो चैनल पे अपलोड नहीं होगा, कुछ दिन बाद वो अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों को वो चैप्टर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर 3 जो इक्वालिटी चैप्टर है उस पर मैंने अच्छे से बात किया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि रिजर्वेशन क्यों है, कैसे है, ठीक है, किस लिए है, सब कुछ इसके बारे में सब कुछ उस चैप्टर में बात किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? मैंने जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को कहा है कि जब आप लोग 18 ईयर्स हो जाएंगे तब आप लोग वोट देने के लायक हो जाएंगे तो यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स हैज़ द राइट टू वोट। जब आप 18 ईयर्स हो जाएंगे तब आपके पास वो राइट हो जाएगा, राइट टू वोट। आपको वोट देने का राइट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का इंपॉर्टेंस क्या है। एंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, एम्पावर्स कॉमन पीपल। तो जो इसका इंपॉर्टेंस इसमें लिखा है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हम लोग जो इंडिया में जो इलेक्टेड कंट्री है, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन बहुत
बड़ा रोल करता है एंड उसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया में वो है, उनका नाम है सुकुमार सेन, ठीक है। एंड ये आप लोग का MCQ में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका क्या है कॉम्पोजिशन है, या चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो कॉम्पोजिशन है, मैं उसके बारे में अब बात करने जा रहा हूँ। तो कॉम्पोजिशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो जो कमिश्नर होते इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन के टाइम पे एक रहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सभी नेताओं से उसी टाइम वो सबसे बड़े रहते हैं, ठीक है। वो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोट दोबारा होगा तो वोट दोबारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर्स, तो बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब इलेक्शन होता है, ठीक है। फिर ये फंक्शंस, चलिए आप जानते हैं फंक्शन क्या क्या है। कंडक्ट इलेक्शन, जो इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रिपेयर वोटर लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। अनाउंस इलेक्शन शेड्यूल, तो इलेक्शन कब होगा इसका एक शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। फिर ये एंश्योर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसे वो एंश्योर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसे अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ ECI इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो जो इलेक्शन जो होगा वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में है इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, आखिर कैसे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। अब चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप्स में देखिए, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, तो जो इलेक्शन का डेट्स रहता है वो सब अच्छे से अनाउंस किया जाता है। फिर फिलिंग नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन को अच्छे से फिल किया जाता है, ठीक है। फिर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन, फिर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर लिखा है, अच्छा कैंडिडेचर, ये सही स्पेलिंग है, गलत नहीं है। फिर इलेक्शन कैंपेन, फिर वोटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। फिर 8 नंबर टॉपिक में है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन, तो जो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या भूमिका रहता है, ठीक है। इससे हाँ, तो इसका है नॉमिनेट कैंडिडेट्स, फिर ऑर्गेनाइज कैंपेन्स, प्रेजेंट पॉलिसीज एंड मैनिफेस्टोज फॉर्म गवर्नमेंट, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन में ये सब रहता है आपकी, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, एक कैंडिडेट्स कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट होके वोट दे सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन विदाउट पार्टी सपोर्ट्स के एक कैंडिडेट्स अच्छे से वो अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। फिर है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन कैसे रहता है। व्हेन पीपल विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है या फिर किसी भी, मान लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी में आप मेंबर्स के हिसाब से आप ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। तब अगर आपका बैकग्राउंड एक क्रिमिनल की तरह रहा तब आप उस पार्टी का मेंबर आप नहीं हो सकते, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होगा, अगर आपने किसी करप्शन पहले से किया हुआ है, फिर मिसयूज़ ऑफ पावर, आप अपने पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर है वीक डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो सकता है। फिर है मनी पावर एंड मसल पावर, जो मनी जो पावर है, जो पैसा का जो पावर एंड मसल पावर क्या क्या है। यूज़ ऑफ मनी टू इन्फ्लुएंस वोटर्स, आप वोटर्स को वोट देने के लिए आप उनको जाके पैसा देंगे तो आपको पार्टी से निकल दिया जाएगा, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेट्स, आप किसी भी इंसान को, किसी भी पीपल को आप फोर्स नहीं कर सकते, उनको थ्रेट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो आपको पार्टी से निकल दिया जाएगा, ठीक है। ECI ट्राइज टू कंट्रोल दिस थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये कंट्रोल करेंगे पूरे स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से, ठीक है। फिर नोटा मतलब क्या है, नॉन ऑफ द अबव, मान लीजिए आपका 18 ईयर्स हो गया एंड आप वोट देने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वोट नहीं देना है तो आपका लास्ट एक ऑप्शन रहता है जिसे बोलते हैं नोटा, नॉन ऑफ द अबव, मतलब आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू गिव वोटर्स द ऑप्शन टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स, आपने सभी पार्टीज को, सभी कैंडिडेट्स को आपने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आपने नोटा दिया, ठीक है, नन ऑफ द अबव। फिर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंसेस है इसमें, जो कि है FPTP एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। मान लीजिए 90% श्योर हो जाइए कि एग्ज़ाम में आपका आएगा ही आएगा। FPTP में हाईएस्ट वोट्स विंस, जिनका वोट ज़्यादा होगा वही जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें है सीट्स बेस्ड ऑन वोट परसेंट, आपका परसेंट के हिसाब से आपको सीट मिलेगा, ठीक है। फिर यूज्ड इन लोकसभा, जो FPTP में यूज़ होता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है ओनली राज्यसभा, ठीक है। फिर FPTP सिस्टम एकदम सिंपल सिस्टम है, बट PR सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए FPTP सिंपल सिस्टम है, इसलिए इंडिया में FPTP सिस्टम से इलेक्शन होता है, ठीक है। फिर मैं इग्नोर माइनॉरिटी वोट्स,
एफपीटीपी सिस्टम में जो माइनॉरिटी जिनका वोट्स कम है उनको इग्नोर किया जाता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है। इसमें फेयर टू स्मॉल पार्टीज, इसमें स्मॉल पार्टीज को भी फेयर मिलता है, ठीक है। फिर अभी आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट 5 to 8 मार्क का क्वेश्चंस मिले है, फिर PIQ टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर एग्जाम राइटिंग टिप्स, इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये PDF दे दूँगा। अगर आपको हमारे ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे नंबर पर मैसेज करना होगा, ठीक है। मेरा नंबर है 6002594867। आई रिपीट, मेरा नंबर है 6002594867, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अगर PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सभी इस चैनल पे अपलोड होता जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे जो भी चैप्टर्स का आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए आप लोग कॉमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ्री का मदद मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।